फूलमती के दो बेटों की शादी बड़े ही धूमधाम से अमीर घर में हुई थी। वहीं फूलमती के तीसरे बेटे राजेश की शादी महेश के पसंद की गरीब घर की लड़की से होती है, जो महेश के दोस्त रतनलाल के साले की बेटी थी। आइए आइए देवरानी जी, आपको आपका कमरा दिखा दूं। गृह प्रवेश के बाद राधिका चंदा को उसका कमरा दिखा देती है। अब चंदा अपने कमरे को देख ही रही होती है कि तभी वहां फूलमती आती है। देख बहू, पहले ही हमने तुझे इस घर का हिस्सा मानकर तुझे ये कमरा दे दिया है, लेकिन तेरे हैसियत के हिसाब से तेरी रसोई अलग है। हाँ माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, चंदा की रसोई बाहर है। चंदा कुछ समझ पाती उससे पहले ही फूलमती चंदा से कहती है, मेरी दोनों बहू की रसोई रसोई घर में है, तो वहीं तेरी रसोई आंगन में है। तू लकड़ी पर खाना बनाएगी। चंदा को आंगन में खाना बनाना मंजूर था, क्योंकि चंदा गरीब परिवार की लड़की थी, जिसके घर में चूल्हे पर ही खाना पकाया जाता था। बहू को आंगन में क्यों खाना बनाने के लिए कहा है तुमने? इस घर में इस गरीब लड़की को रहने दे रही हूँ, वही बहुत है। और अपने घर पर क्या गैस पर खाना बनाती थी ये? देख रही हो, बारिश का मौसम है, बारिश आई तो सारा खाना खराब हो जाएगा। चंदा भी अपनी पहली रसोई की तैयारी में लगी हुई थी। खीर, पूरी, कई तरह की सब्जी चंदा अपनी पहली रसोई में बना रही थी। तभी हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। सत्यानाश हो, अभी ही इस बारिश को आना था। अब आंगन में रखा सामान चंदा बरामदे पर रखती है। तब तक बारिश और तेज रफ्तार पकड़ लेती है। हालांकि चंदा का खाना बन चुका था, अब खाना टेबल पर लगाया जाता है। आज तक मेरी दोनों अमीर बहू को मैं इतना महंगा राशन पानी लाकर देती रही, लेकिन उन दोनों ने कभी ऐसा खाना नहीं बनाया। और इसके हाथों में ऐसा क्या जादू है? माँ जी, खाना कैसा बना है? साफ पता चल रहा है कि सब्जी में नमक और मिर्च नहीं है, और खीर में खीर जैसा स्वाद नहीं। वैसे भी माँ जी को मेरे हाथ का ही खाना पसंद है, तो भला उन्हें किसी और के हाथ का खाना कैसे अच्छा लगेगा? भाई, खाना तो छोटी बहू ने इन दोनों से अच्छा बनाया है, लेकिन फूलमती न जाने क्या चाहती है। माँ को जो चीज नापसंद होती है उसमें माँ नुक्स जरूर निकालती हैं। फूलमती को चंदा की पहली रसोई का खाना पसंद नहीं आता। फूलमती सुबह शाम आंगन में ही खाना बनाती। वहीं फूलमती की अमीर दो बहुएं रसोई घर में खाना बनाती। बारिश हो या फिर आंधी तूफान, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर माँ जी हमसे इतना प्यार करती हैं कि चंदा के खाने में उन्होंने नुक्स निकाला। अरे देखा नहीं किस तरह से माँ जी ने चंदा को आंगन में रसोई दी है। चाहती तो वो हमारे साथ ही चंदा को खाना बनाने के लिए बोल देती। अब अगली सुबह चंदा उठती है और सभी के लिए खाना बनाने में लग जाती है। लेकिन बारिश में गीली हो चुकी लकड़ियां ढंग से जल नहीं रही थी, जिस वजह से आंगन में धुआं हो रहा था। अरे बाप रे, पूरे घर में धुआं भर रखा है। तुझे ढंग से काम करना नहीं आता क्या? माँ जी, कल बारिश में ही लकड़ियाँ गीली हो गई थी, इसी वजह से ही ठीक से जल नहीं रहा। तुमने तो चंदा को परेशान करने का मन बना लिया है। अरे क्या होगा अगर वो उन दोनों बहुओं के साथ रसोई में खाना बना लेगी? आप अपने काम पर ध्यान देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इधर चंदा जैसे तैसे दिक्कत से खाना बना रही होती है। आधा खाना बना ही था कि बारिश शुरू हो जाती है। अब चंदा सारा सामान बरामदे पर रखती है और देखते ही देखते कुछ देर में आंगन में पानी भर जाता है। अरे चंदा, अब कैसे बनाएगी तू खाना? तेरा खाना तो अधपका रह गया। हमें देख, हमें तो इस बारिश से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बारिश छूट गई है, मैं खाना बना लूंगी दीदी। ऐसा लगता है सारी मुसीबत यही हल करेगी। जहाँ राधिका और सीमा का खाना बना भी नहीं होता, वहीं बारिश होने और आंगन में पानी भरने के बाद भी चंदा पहले खाना बना लेती है। अब तक तुम दोनों का खाना नहीं बना क्या? हाँ, बस माँ जी बन ही गया है। जब राधिका और सीमा खाना लेकर आते हैं तो वो देखते हैं कि चंदा का खाना टेबल पर लगा हुआ है और बाकी लोग खाना भी खा रहे हैं। अब मेरा मुंह क्या देख रही है? खाना लगा दे। अब देर शाम फूलमती के घर उसकी बड़ी बहन शकुंतला आती है। तूने तो बुलाया नहीं फूलमती, अपने छोटे बेटे का ब्याह भी कर लिया, तो सोचा तेरी छोटी बहू को आशीर्वाद देने मैं ही चली आऊं। तुझे तो पता है मुझे इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये पसंद तो राजेश के पिता की है, उन्होंने ही ये गरीब घर की लड़की पसंद की है। कहाँ है तेरी बहू? जरा अपनी बहू को बुला तो। फूलमती अब अपनी छोटी बहू चंदा को बुलाती है और उसे खाना बनाने के लिए कहती है। घर में मेहमान आए तो कुछ अच्छा सा बना ले। शकुंतला अब देखती है कि फूलमती की छोटी बहू आंगन में खाना बना रही है। तेरी बाकी दोनों बहुएं तो रसोई घर से चाय नाश्ता लेकर आ रही हैं, तो तूने इसे आंगन में चूल्हा क्यों दे रखा है? गरीब घर की है तो चूल्हे पर खाना भी नहीं बनाएगी क्या दीदी? अगर इसे मैं रसोई घर में खाना बनाने के लिए रख दूं तो ये ऐशो आराम देखकर सर पर बैठ जाएगी। मेरी बहन नहीं सुधरने वाली, बचपन से ऐसी ही है। अब बता तू, मैंने कोई गलत किया है?
नहीं नहीं, बिल्कुल सही किया, लेकिन मैं आज तेरी तीनों बहू के हाथों का खाना खाना चाहती हूँ। शकुंतला के लिए अब फूलमती की तीनों बहुएं खाना बनाती हैं। जहां शकुंतला चंदा को आंगन में खाना बनाते हुए देख रही थी, जब भी हल्की बूंदाबांदी या बारिश तेज होती तो चंदा बरामदे पर सामान रख देती। बारिश खत्म होने पर फिर से उसे आंगन में ले जाकर खाना बनाती। अब जब खाने की बारी आती है, इस बैंगन के भरते में कितना स्वाद है और ये फूली हुई पूरियां, आनंद आ गया। फूलमती, तेरी छोटी बहू के हाथ खाने में इतना स्वाद है कि मेरे पति ने भी अपनी 5 उंगलियां चाट ली हैं। अब शकुंतला चंदा को शगुन में ज्यादा पैसा और राधिका सीमा को कम पैसे देकर जाती है, जो सीमा और राधिका को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और ना ही उन्हें चंदा की तारीफ बर्दाश्त होती है। शकुंतला, मौसी ने अच्छा नहीं किया, हमें कम पैसे दिए और चंदा को ज्यादा, ये तो गलत है। अब एक रोज महेश अपने दोस्त को घर लाता है। महेश का दोस्त भी चंदा के हाथों का खाना खाकर चंदा की तारीफ के साथ चंदा को शगुन का लिफाफा थमा देता है। और ये सभी बातें राधिका और सीमा को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। सीमा, लगता है चंदा पापा जी को चाय देने गई है, तू जल्दी से जाकर उसकी सब्जी में पानी डाल दे। चंदा जब घर लौट कर आती है तो वो देखती है जो सब्जी चंदा चूल्हे पर चढ़ाकर गई थी उसमें ढेर सारा पानी उबाल मार रहा है। इतना सारा पानी सब्जी में कहाँ से आया? मैं तो थोड़ा पानी डालकर गई थी। इतना कहकर चंदा अब सब्जी में डाले उस पानी को जलाने लगती है, लेकिन जब सभी उस सब्जी को खाते हैं तो उसकी तारीफ करते हैं। तुझसे एक काम ढंग से नहीं होता, अपनी आंखों के सामने मैंने सब्जी में पानी डाला था ना। बारिश का मौसम, ऊपर से आंगन में खाना बनाती चंदा को हर दिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता। एक रोज जोरदार बारिश होती है जिसमें राजेश चंदा से कहता है, आज कितना सुहाना मौसम है, 2-4 पकौड़े चाय के साथ मिल जाते तो मजा आ जाता। राधिका बहू, अरे ओ सीमा बहू, तुम लोग भी चाय के साथ पकौड़े बना लेना। जहां एक तरफ चंदा आंगन में पकौड़े तल रही होती है तो वहीं किचन में बड़े मजे में राधिका और सीमा भी पकौड़े बना रहे थे। तभी अचानक से बूंदाबांदी शुरू हो जाती है और तेल में पानी जाते ही तेल के छींटे चंदा के ऊपर पड़ने लगते हैं। लेकिन चंदा सूझबूझ से तेल के ऊपर प्लेट रखकर पकौड़ियां तल लेती है। आहा, कितना स्वादिष्ट पकौड़े बनाए हैं बहू ने, तुम भी खाकर देखो फूलमती। इन दोनों को पकौड़े बनाने के लिए कहा था, उसका भी हलवा बना दिया, सारा बेसन तेल में चिपका हुआ है। राधिका और सीमा को अब ऐसा लगने लगा था कि चूल्हे पर खाना ज्यादा स्वादिष्ट बनता है। यह कोई हाथों का जादू नहीं। तभी राधिका अपनी एक पुराने दोस्त नेहा को फोन करती है, जिसकी शादी काफी समय पहले गरीब घर में हुई थी। नेहा कैसी है? मुझे ये पूछना था कि गैस चूल्हे के खाने से ज्यादा लकड़ी पर बनाए गए खाने का स्वाद ज्यादा आता है क्या? राधिका की दोस्त बताती है कि लकड़ी पर बने खाने का स्वाद ज्यादा आता है। बस फिर क्या था, राधिका और सीमा अब लकड़ी पर अगले ही दिन से खाना बनाने लगती हैं। क्या हो गया है तुम दोनों को? और चंदा को रसोई घर क्यों दिया? अच्छा भला वो आंगन में खाना बना रही थी। माँ जी, लकड़ी के बने खाने में स्वाद ज्यादा आता है, बस हम इस पर ही आज से खाना बनाएंगे। राधिका और सीमा चूल्हे पर खाना बनाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन अचानक आई तेज बारिश उनका आटा, चावल और कटी हुई सब्जियां अपने साथ बहा ले जाती है और आंगन में कटी हुई सब्जियां तैर रही होती हैं। जिस दिन राशन खरीद कर घर में लाना ना, उस दिन पता चलेगा। राधिका और सीमा अब अगले दिन जैसे ही खाना बनाने जाते हैं, तेज बारिश के कारण चूल्हे पर चढ़ी कढ़ाई में पानी भर जाता है। ये देखकर राधिका और सीमा दोनों परेशान हो जाते हैं और उन्हें एहसास होता है कि लगातार 2-3 दिनों से वो खाना बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनके लिए आंगन में चूल्हे पर और बारिश के इस मौसम में खाना बनाना कितना मुश्किल हो रहा है। अब उन्हें अपने किए पर पछतावा होता है और एहसास होता है कि चंदा किस तरह सबके लिए बिना कुछ कहे आंगन में खाना बना रही थी। अब दोनों अमीर बहू गरीब को परेशान करना छोड़ देती हैं और उसके साथ अच्छे अच्छे खाना बनाना सिखाती है। दुलारी के 3 बेटे थे, जिनमें से 2 बेटों की शादी अमीर घर में हुई थी, जिन्हें दहेज में काफी कुछ मिला था। लेकिन दुलारी के तीसरे बेटे की शादी एक गरीब घर की लड़की से हो जाती है। अरे बहू तो आ गई, लेकिन दहेज का सामान साथ नहीं लाई क्या बहू? अरे बहू कहाँ से लाएगी अपने साथ दहेज, बेचारी तो खुद गरीब घर से है। इस बारे में तुम उससे पूछो जिस पर तुम बहुत विश्वास करती हो, अपने भाई से। यानी अमीर कहकर विनोद ने एक गरीब घर की लड़की मेरे बेटे के गले बांध दी, उसे तो मैं घर में कदम नहीं रखने दूंगी। दुलारी की जहां 2 बहुएं अमीर घर से थीं, वहीं दुलारी का छोटा भाई विनोद अपने ही भांजे का रिश्ता और अमीर कहकर गरीब घर की लड़की से करवा देता है, जो दहेज में कुछ भी नहीं लाती। आज तेरी रसोई की पहली रस्म है, तो सबके लिए खाना पीना बनाना है तुझे। जी माँ जी।
सुंदरी अब गर्मी में किचन में जाकर सभी के लिए अपनी पहली रसोई में खाना बनाती है। ढेर सारा खाना बनाते हुए उसे घंटों बीत जाते हैं, जिसमें न तो सुंदरी की दोनों जेठानियां किचन में आती हैं और न ही उसकी सास। अब सभी के लिए सुंदरी खाना टेबल पर लगा देती है। तुम दोनों क्यों खड़े हो? तुम दोनों भी बैठ जाओ खाना खाने। अरे तो क्या फिर छोटी बहू अकेले खाना खाएगी? वो भी हमारे साथ ही बैठकर खाएगी। इसकी इतनी हैसियत नहीं कि हम लोगों के बीच बैठकर खाना खाए। गरीब घर की है, नीचे बैठकर खाना खाती होगी और हमारे साथ इसे बैठने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सबको खिलाकर और घर का काम कर कर ही खाना खाऊंगी। सुंदरी अब सबको खाना खिलाकर घर का काम करती है, लेकिन मधु और निशा सुंदरी की कोई मदद नहीं करते, बल्कि वो आराम से अपने अपने कमरे में एसी की हवा खा रहे होते हैं। अरे घर में गरीब बहू क्या आई, हमारे तो भाग्य खुल गए। हाँ दीदी आप सही कह रही हो। देखा आज कितने दिनों बाद माँ जी ने हम दोनों को इज्जत दी, कहा साथ बैठकर खाना खाओ, और वो बेचारी बस माँ जी का मुंह देख रही थी। घर का काम तो हो चुका है। जा निशा देख कर आ वो क्या कर रही है, और उसे कह देना कि हमारे लिए पास्ता बना दे। निशा भी अब सुंदरी को देखने जाती है तो सुंदरी अपने कमरे में नीचे बैठकर खाना खा रही थी। अरे सुंदरी तू खाना खा रही है? वो दीदी कह रही थी कि उन्हें पास्ता खाना है, तुझे बनाना तो आता है ना? हाँ हाँ दीदी मैं अभी बना देती हूँ। सुंदरी खाना छोड़कर अब मधु निशा के लिए पास्ता बनाती है। एक तो गर्मी, ऊपर से सारा दिन काम करने के बाद सुंदरी थक चुकी थी। पहला दिन तो सुंदरी का जैसे तैसे निकल जाता है, लेकिन उस दिन के बाद से सुंदरी को आराम नहीं मिलता। अरे मैं देख रहा हूँ घर का सारा काम छोटी बहू कर रही है, बाकी दोनों बहुएं कहाँ हैं? शादी के बाद सारा भार छोटी बहू को ही दे दिया। अरे गरीब घर की लड़की, इतना काम तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। दोनों भाभियां अपने अपने कमरों में एसी में सोई हुई हैं। माँ आप उन्हें भी कहा करो थोड़ा सुंदरी का हाथ बटा दें। हाँ हाँ क्यों नहीं, आखिर बीवी जो है तेरी। अरे तेरी भाभियां तो दहेज में कूलर, पंखा, एसी, फ्रिज सब लेकर आई थी, लेकिन तेरी बीवी क्या लेकर आई है जो तू उसे अपनी भाभियों से जोड़ रहा है? शादी तो तुम्हारे भाई ने करवाई थी ना, तो उसे कुछ क्यों नहीं कहती? सभी आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी मधु अपने कमरे से सुंदरी को आवाज देती है और उसे झूठा बर्तन ले जाने के लिए कहती है। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से वो दोनों एसी में सोने के बाद भी अपना काम खुद नहीं कर रहे। चढ़ाओ तुम सबको सिर पर। इतना कहकर दीनदयाल वहां से चला जाता है। तभी दुलारी के पड़ोसन सरला का आना होता है। अरे दुलारी, जब से तेरी छोटी बहू आई है तब से तो तुझे आराम ही आराम है। हाँ तो अच्छा है ना, बहुएं होती किस लिए? सास की सेवा करने के लिए। दुलारी और सरला बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी पसीने से तरबतर सुंदरी अपनी सास और सरला के लिए चाय लाती है। अरे बहू तूने तो मेरे दिल की आवाज सुन ली, कब से चाय पीने का मन हो रहा था। सच कहूँ दुलारी, जब से तेरी छोटी बहू आई है तब से तो तेरी दोनों बड़ी बहुएं भी अपने अपने कमरों में घुसी रहती हैं। कई बार आई हूँ लेकिन उन्हें नहीं देखा, बस तेरी छोटी बहू को काम करते हुए देखती हूँ। हाँ तो तेरी बहू की तरह थोड़ी ही मुझसे काम करवाएं? अरे मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो ऐसी बहू आ गई। निशा ये सारी बातें सुनकर अब मधु को बताती है। तू एसी के मजे ले, उन सब की बातों को छोड़। इतनी तारीफ तो बनती है, कितनी गर्मी में वो काम कर रही है। समय बीत रहा था। निशा और मधु खाने के बाद खाने का बर्तन तो क्या, नहाने के बाद अपने कपड़े भी नहीं धो रहे थे। सारा काम सुंदरी ही कर रही थी। और एक रोज दुलारी की बड़ी बहन सविता आती है। और ये कितनी सुंदर बहू लेकर आई है दुलारी तो। हाँ सिर्फ यही तो आई है दहेज के बदले। सविता और दुलारी बातों में लगे होते हैं और सुंदरी चाय, नाश्ता, खाना पानी ला लाकर सविता को दे रही थी। बहू आजा पास बैठ। एक बात कहूँ दुलारी, जब से तेरी छोटी बहू आई है तब से तेरा घर साफ भी है और ये घंटों से घर में काम कर रही है। अब तक तेरी दोनों बहू की मजाल जो आकर मेरे पैर भी छू ले। उन्हें मैं कैसे कुछ कह सकती हूँ? एक तो अमीर घर की लड़कियां, साथ में दहेज इतना लाई है कि मुझे मुंह खोलते हुए भी शर्म आती है। बेटा तू बहू नहीं बेटी है, बेटी इस घर की। दुलारी जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा है। मधु और निशा को जब इस बारे में पता चलता है तो उन्हें अब सुंदरी की तारीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अगर हम इतना बदनाम हैं तो हमें सुंदरी को और सताना होगा। देर शाम सभी एक साथ बैठकर चाय पी रहे होते हैं। तभी मधु जानबूझकर चाय गिरा देती है। अरे मुझसे चाय गिर गई, सुंदरी जरा इसे साफ तो कर दे। हाँ हाँ दीदी मैं बस अभी कर देती हूँ साफ, और आपके लिए दूसरी चाय बना लाती हूँ। अरे सुंदरी जब चाय बनाने जा ही रही हो तो थोड़े पकौड़े भी बना लेना। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि सुंदरी घर की बहू नहीं नौकरानी है? तुम लोग भी तो काम कर सकते हो ना। आपको कितनी बार समझाऊं, दहेज लेकर आई हैं ये। माँ जी बिल्कुल सही कह रही है पिताजी, हम दहेज लेकर आए, खाली हाथ नहीं। क्यों सुंदरी?
गोपाल को भी अपनी माँ, दुलारी और भाभीियों की बात बुरी लगती है, लेकिन सुंदरी सभी बातों को नजरअंदाज करके अपने कामों में लगी हुई थी। ये क्या कह रही हो दीदी आप? हमारा प्लान तो खराब हो रहा है। हमें सबकी नजरों में अच्छा बनना है, जितनी अच्छी सुंदरी बनी हुई है। इसके लिए हमें काम भी करना होगा। फिर दोनों मिलकर काम करते हैं। अगले ही दिन सुंदरी जब किचन में खाना बनाने जाती है तो निशा और मधु वहां पहुंचकर सुंदरी के हाथ से करछी छीन लेते हैं। अरे अरे दीदी, कोई बात हुई है क्या? तू जाकर आराम कर, हम खाना बना लेते हैं। सुंदरी को कुछ समझ नहीं आता और वो अपने कमरे में चली जाती है। निशा और मधु दोनों ही पसीने से तरबतर होकर किचन में काम कर रहे थे, लेकिन उनकी हालत खराब हो चुकी थी। मुझसे और कोई काम नहीं होगा। लगता है तारीफ के चक्कर में हम बीमार ना पड़ जाएं। हमें हार नहीं माननी चाहिए। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी मधु की माँ महिमा और पिता शंकर मधु से मिलने आते हैं। अरे बड़ी बहू, कहाँ है तू? देख, समधी और समधन जी आए हैं। मधु अब अपने माँ और पिता के लिए चाय बनाकर लेकर आती है। क्या बात है, मेरी बेटी घर के कामों में लगी हुई है। अरे समधन जी, मुझे बहुओं से तो कोई शिकायत ही नहीं है। तू किचन का काम कर, मैं माँ और पिताजी के सामने झाड़ू पोछा करके उन्हें इम्प्रेस करती हूँ। मधु अब बरामदे में झाड़ू पोछा करने लगती है, लेकिन मधु काफी थक चुकी थी। तभी दुलारी अपनी बहू को शरबत बनाकर लाने के लिए कहती है और मधु भी किचन में जाकर शरबत बनाकर ला रही होती है। तभी वो चक्कर खाकर गिर जाती है। माँ जी, दीदी जी, जल्दी आइए, बड़ी दीदी बेहोश हो गई। अरे क्या हो गया बहू को? आज से पहले इसे मैंने इतना काम करते हुए नहीं देखा। अपने मायके में थी तो एक गिलास पानी तक नहीं लेती थी, और पिछले महीने भी मैं इससे मिलने आई थी, तब तो ये एसी में सोई पड़ी थी। अचानक से क्या हुआ? महिमा जब ये कहती है तो मधु और निशा अपना सिर नीचा कर लेते हैं और उन्हें एहसास होता है कि वाकई सुंदरी जितना घर वालों के लिए कर रही है उतना वो दोनों मिलकर भी नहीं कर सकते। माँ, मुझे पता ही नहीं लगा कि मुझे गर्मी से कब चक्कर आ गया। मधु, मैं तेरी माँ हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि तू इतना काम नहीं कर सकती, और कर भी रही है तो उसके पीछे की कोई ना कोई वजह है। माँ, और कोई वजह नहीं है, बस मैं सभी की नजरों में अच्छा बनना चाहती थी। ये सब हमने सबकी नजरों में अच्छा बनने के लिए किया, क्योंकि सुंदरी घर का सारा काम करती है तो वो सबकी नजरों में अच्छी है, सिवाय माँ जी और हमारे। बल्कि सारा मोहल्ला सुंदरी की तारीफ करता है, नाते रिश्तेदार भी सिर्फ उसकी ही तारीफ करते हैं। अगर तुम्हें सुंदरी की तरह बनना है तो तुमने उसके पीछे की मेहनत, परेशानी, दिक्कतें शायद नहीं देखी। तुम्हें सब कुछ देखना था।